आज आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं बताई जाएंगी, यानी कि भारतीय संविधान में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या क्वालिटियाँ हैं, ये आपको बताया जाएगा। ये जो लेक्चर आपको बताया जाएगा, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन प्रत्येक राज्य में बनते हैं। कहाँ कौन सा क्वेश्चन बना है, ये आपको बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। आइए, क्वालिटी या विशेषता का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी अच्छाइयाँ या विशेष गुण हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किए गए। एक एक विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। आइए, इसके पहले की लेक्चर शुरू हो बता दिया जाए। ये लेक्चर मनोज सर द्वारा दिया जा रहा है, शिवम ला क्लासेज, लल्ला चुंगी, प्रयागराज द्वारा। और जो भी लोग ये इन लेक्चरों को देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो ऑनलाइन क्लास जल्दी शुरू होगी, एडमिशन ले सकते हैं। आइए देखा जाए, संविधान की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है, विशालतम संविधान, यानी कि बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ तक भारत के संविधान की बात है, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही संविधान है। अगर क्वेश्चन ये बने, यानी कि पहली विशेषता आपकी ये है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान वर्तमान में भारत का ही संविधान है, जबकि विश्व का सबसे छोटा संविधान आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। जब अमेरिका के संविधान की रचना हुई थी, उस समय अमेरिका के संविधान में मूल रूप से केवल 7 आर्टिकल थे। अब आप सोचिए, अमेरिका का संविधान में केवल 7 अनुच्छेद थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका के संविधान में स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन के लिए अलग, अर्थात अमेरिका में संघ के लिए अलग संविधान का प्रावधान है, जबकि राज्यों के लिए अलग संविधान का प्रावधान है। अब ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान में अगर हम देखें तो मूल रूप से, आइए इस पॉइंट पर आइए, भारत के संविधान की विशालता इस बात से निकलती है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मूल रूप से उसमें 22 पार्ट थे, अर्थात 22 भाग थे। 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे और टोटल 8 शेड्यूल या 8 अनुसूचियाँ थी। ये क्वेश्चन यूपी PCSJ में बन चुका है। आपका क्वेश्चन ये बना था यूपी PCSJ में कि मूल संविधान में शेड्यूल की संख्या कितनी थी, तो आपका जवाब रहेगा 8 अर्थात 8। दूसरा, अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। जहां तक शेड्यूल की बात है, ये भी पूछा गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है, अर्थात 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अध्याय और अनुच्छेदों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। जो परंपरागत विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि अनुच्छेद 395 से अगर अनुच्छेद 396 हुआ है तो आप बताइए, हम मानेंगे कि अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी है। भाग में भी वही समस्या है। परंपरागत विद्वान कहते हैं कि आज भी 22 भाग हैं, लेकिन आधुनिक विद्वान कुछ उदारवादी कहते हैं कि नहीं,
वर्तमान समय में संविधान में 26 पार्ट हैं, लगभग 460 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद कायम है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बना था, इंटरव्यू बोर्ड ने इसी को सही माना। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं, इसको इंटरव्यू बोर्ड ने भी सही माना, लेकिन इस पर विवाद है, ये याद रखिए। अब क्वेश्चन एक बार आपका पूछा गया था उत्तराखंड में कि भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट रिपील है, अर्थात कौन सा भाग निरसित है, अर्थात किस भाग को समाप्त कर दिया गया है। ये नया क्वेश्चन एक बार केवल आया है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान का पार्ट 7 भाग 7 निरसित है, जिसमें केवल एक आर्टिकल था 238। आगे देखा जाए, अब ये इंटरव्यू में पूछा गया है कि भारतीय संविधान इतना विशाल हो गया, इतना बड़ा हो गया, इसका रीजन क्या था, कारण क्या था। तो आप एक एक कारणों को इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखिए। पहला कारण था राज्यों के बारे में प्रोविजन, अर्थात राज्यों के बारे में व्यवस्था करना। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का संविधान है, अमेरिका में संघ के बारे में प्रावधान अलग है, राज्यों के बारे में अलग, अर्थात संघ का संविधान अलग है और राज्यों का अलग है। इसलिए अमेरिका का संविधान छोटा संविधान है, लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि अलग अलग संविधान बनाना देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अतः ऐसी दशा में हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों के लिए प्रावधान और संघ के लिए प्रावधान एक ही संविधान में कर दिया, इसलिए हमारा संविधान बड़ा हुआ। दूसरा कारण ऑटोनॉमस बॉडी का होना। ऑटोनॉमस बॉडी का होना का मतलब ये हुआ कि संविधान में कुछ स्वायत्त शासी संस्थाओं का या ऑटोनॉमस बॉडी का उल्लेख किया गया है। इन्हें अलग कानून बनाकर भी रखा जा सकता था, लेकिन अलग कानून न बनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया, अर्थात संविधान में ही रखा। जैसे कि ऑटोनॉमस बॉडी आपका हो गया, कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, इत्यादि जो संस्थाएं हैं ये ऑटोनॉमस बॉडी हैं, इसलिए संविधान थोड़ा बड़ा हो गया। तीसरा कारण ये था बड़ा होने का कि लगभग 3/4 प्रावधान यानी कि 3/4 प्रावधान या 75% प्रावधान जो भारत शासन अधिनियम आपका 1935 के थे, वे थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या हूबहू हमारे संविधान में एडाप्ट कर लिए गए। अर्थात भारतीय संविधान कह सकते हैं कि 1935 के कानून का ही, भारत शासन अधिनियम का ही मॉडिफाई रूप है, क्योंकि लगभग 75% प्रावधान जो हमारे संविधान में है वे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, इसलिए भी संविधान बड़ा हो गया। अगला कारण है अनेकता में एकता का होना। भारत में इतने राज्य हैं और हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषा यानी कि लैंग्वेज
अलग अलग कल्चर हैं, यानी कि आपका अनेकता है, तो अनेकता में एकता लाने के लिए कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, इत्यादि राज्यों को स्पेशल दर्जा देकर और कॉन्स्टिट्यूशन में रखना पड़ा, इसलिए संविधान बड़ा हो गया। संविधान की विशालता पर दृष्टिपात करते हुए विद्वान आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारतीय संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा है, अर्थात लॉयर्स पैराडाइज। ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, बन सकता है कि भारतीय संविधान को किस विद्वान ने वकीलों का स्वर्ग कहा है या लॉयर्स पैराडाइज कहा है। इस लॉयर्स पैराडाइज कहने के पीछे आइवर जेनिंग्स का इरादा ये था कि संविधान इतना व्यापक है कि कोई अधिवक्ता अपनी बात को संविधान के किसी न किसी प्रावधान में सेट कर सकता है, लेकिन बिग होने का ये भी कारण था कि हमारे संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि हर एक बात क्लियर रूप से संविधान में लिखी जाए ताकि कोई संदेह की गुंजाइश न रहे। ये पहला आपका आया विशालतम संविधान। जो भारतीय संविधान की दूसरी क्वालिटी या दूसरी विशेषता है वह है संविधान में प्रियम्बल का होना, अर्थात भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका का होना। जहाँ तक उद्देशिका का प्रश्न है, आइए पहला क्वेश्चन बनता है कि उद्देशिका कहाँ से ली गई है, तो आपका जवाब रहेगा अमेरिका से। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है कि प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका कहाँ से ली गई है, तो उद्देशिका अमेरिका से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन बनता है उद्देशिका की लैंग्वेज या भाषा कहाँ से प्रभावित है, वह ऑस्ट्रेलिया से है। फिर आपका उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं, अर्थात क्या प्रियम्बल या उद्देशिका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इस विषय पर सबसे पहले विवाद आपका होता है इनरी बेरुबारी के मामले में। इनरी बेरुबारी के मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने ये जजमेंट दिया कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग या हिस्सा या पार्ट नहीं है, यानी कि उद्देशिका को संविधान का भाग मानने से इनरी बेरुबारी के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती के वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रियम्बल को संविधान का पार्ट माना और ये कहा कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, जहाँ तक प्रियम्बल की बात है, प्रियम्बल में पब्लिक वेलफेयर स्टेट अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी समाहित है। ये अवधारणा आपका नीति निर्देशक तत्वों में भी दी गई है, यानी कि डीपीएस में भी या नीति निर्देशक तत्वों में भी इस बात का समावेश किया गया है। और प्रियम्बल में भी भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की या कुंजी कहा जाता है।
अब आपको प्रियम्बल के बारे में कुछ सामान्य बातें याद रखनी हैं। किसी भी कानून को क्यों बनाया जाता है, अर्थात कानून बनाने का एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, अर्थात कोई कानून किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, वे उद्देश्य प्रियम्बल में दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आपको संविधान की विशेषताएं बताई जा रही हैं, जिसमें कि प्रियम्बल के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें हमने ये बता रहा था कि प्रियम्बल गागर में सागर होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पूरे संविधान को न पढ़े, केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ ले, तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हमारा संविधान कैसे शासन व्यवस्था की स्थापना चाहता है। इसीलिए जस्टिस हिदायतुल्लाह तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को आपका संविधान की आत्मा या सोल कहा है। आइए संविधान की तीसरी विशेषता अब देखा जाए। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी विशेषता है वह ये है कि आपका परिसंघीय संविधान यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, विश्व स्तर पर संविधान दो प्रकार का होता है, एक ऐकिक और एक फेडरल यानी कि परिसंघीय। ऐकिक में सत्ता केंद्र के पास रहती है, जबकि फेडरल में या परिसंघीय में आपका शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, और वह डिवीजन ऑफ पावर यूनियन तथा स्टेट के बीच होता है, यानी कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। भारतीय संविधान में आपका परिसंघ, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएसजे के इंटरव्यू में भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि फेडरल या परिसंघ शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो आपको बता दिया जाए स्पष्ट रूप से कि परिसंघ शब्द का प्रयोग संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। तो अब समस्या ये आई कि भारत में किसका प्रयोग किया गया है। तो भारत में आर्टिकल 1 का क्लास 1 अर्थात संविधान के अनुच्छेद 1 के सब आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। फेडरल शब्द का कहीं भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अमेरिका संविधान में फेडरल का प्रयोग हुआ है, तो जो क्वेश्चन इंटरव्यू में भी इस बारे में बना था कि फेडरल और यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि परिसंघ और राज्यों के संघ में क्या अंतर है, इसको अच्छे से जानना है। परिसंघीय संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। परिसंघ का निर्माण समझौते या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होता है। राज्य आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और परिसंघ का निर्माण करते हैं। ये आईएएस में भी पूछा गया क्वेश्चन
कि परिसंघ का मतलब क्या हुआ, तो जो यूनियन तथा स्टेट दोनों अविनाशी होते हैं, अर्थात यूनियन और स्टेट को डिस्ट्रॉय या तोड़ा नहीं जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, अर्थात न तो कोई राज्य संघ से अलग हो सकता है और न ही कोई किसी राज्य को संघ विभाजित कर सकता है। ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर हो। भारत में उचित कारणों से ही परिसंघीय शब्द का प्रयोग न करके राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है। तो जो यूपीजे में प्री में क्वेश्चन आया है कि राज्यों का संघ शब्द कहाँ से लिया गया है, ये जरूर याद रखिए, ये कनाडा से लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट का उल्लेख अमेरिका में न होकर कनाडा में है। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों के संघ की बात है, ये कनाडा से लिया गया है। अब राज्यों का संघ का मतलब पूछा जाता है कि राज्यों का संघ का मतलब क्या हुआ, तो संघ या यूनियन समझौते का परिणाम नहीं होता, यानी कि जो यूनियन है या संघ है वह किसी ट्रीटी या किसी एग्रीमेंट का आपका इफेक्ट या परिणाम नहीं होता। दूसरा, ये आईएएस में भी क्वेश्चन बना है, राज्यों का संघ जरूर याद रखिएगा। राज्यों का संघ का मतलब ये हुआ कि राज्य विनाशी होते हैं और संघ अविनाशी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों के संघ में संघ का विनाश नहीं हो सकता, अर्थात कोई भी राज्य संघ से अलग होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन राज्य विनाशी होते हैं, अर्थात राज्यों को तोड़ा जा सकता है। कई राज्यों को, एक राज्य को कई राज्य बनाया जा सकता है या कई राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाया जा सकता है। तमाम बातें हैं और इसके लिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में प्रावधान किया गया है। अर्थात अगर तीसरी क्वालिटी या गुण पर हम देखें तो भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा और राज्य विनाशी है भारत में, लेकिन संघ अविनाशी है, अर्थात कोई भी राज्य संघ से अलग होने का दावा नहीं कर सकता। ये आपका तीसरी विशेषता रही। जहाँ तक चौथी विशेषता की बात है, चौथी विशेषता सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता। देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, भारत में आपका एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। चौथी विशेषता है एकल नागरिकता। नागरिकता, जहाँ तक एकल नागरिकता की बात है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई, तो आपका जवाब रहेगा इंग्लैंड से ली गई। यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में कहाँ से प्रेरित है, तो ये इंग्लैंड से प्रेरित है। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कि अपने राज्य का होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, अपने राज्य का नागरिक नहीं होगा। ये प्रावधान संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर रखा। इसलिए रखा कि राष्ट्रीय भावना या नेशनल स्पिरिट बनी रहे और लोग इस राज्यों में आपस में टकराव न हो। लोग ये न कहें कि मैं इस राज्य का नागरिक हूँ तो मैं इस राज्य का नागरिक हूँ।
एक जम्मू कश्मीर राज्य था जहाँ की डबल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता थी, लेकिन वो भी कह सकते हैं कि अब इतिहास की बात हो गई है और अनुच्छेद 370 में संशोधन के पश्चात अब जम्मू कश्मीर में भी सिंगल सिटीजनशिप लागू है और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति आपका भारत का नागरिक है। जहाँ तक नागरिकता की बात है, नागरिकता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर आपका 11 तक में वर्णित है। यानी कि सिटीजनशिप के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। ये आपका भारतीय संविधान की चौथी विशेषता बताई गई। भारतीय संविधान की पांचवी विशेषता देखा जाए, पांचवी विशेषता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश होना यानी कि फंडामेंटल राइट का समावेश होना। अब समस्या ये है कि फंडामेंटल राइट किसे कहा जाता है। पहली समस्या या पहला क्वेश्चन और फंडामेंटल राइट के बारे में किसने क्या कहा, तो एक एक करके अच्छे से देखिए अधिकार तो तमाम है, लेकिन इसके आगे मौलिक या मूल या फंडामेंटल लगा है। इसको आप जोड़कर पढ़िएगा सीआरपीसी की धारा 154 से, यानी कि सीआरपीसी की धारा 154 से जोड़कर हम पढ़ाएंगे, को रिलेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए सीआरपीसी की धारा 154 क्या बताती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर। अब बिहार इंटरव्यू में ये पूछा गया कोरिलेट करके कि सूचना रिपोर्ट के आगे प्रथम क्यों लिखा गया है। तो प्रथम इसलिए लिखा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में समाज का प्रत्येक आदमी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को अपराध की सूचना दे सकता है। ये हो सकता है कि अपराध एक हो, सूचनादाता अनेक हो। तो जो सूचना समय की दृष्टि से प्रथम होगी वही एफआईआर कहलाएगा। यानी कि जो सूचना टाइम की दृष्टि से, आपका समय की दृष्टि से पहली होगी, फर्स्ट होगी, उसी को एफआईआर कहा जाएगा। इसीलिए 154 सीआरपीसी में प्रथम शब्द का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार अगर हम फंडामेंटल राइट को देखें तो राइट या अधिकार तो अनेक हैं, लेकिन इसके आगे फंडामेंटल या मूल इसलिए लिखा गया है कि अधिकारों में यह जो अधिकार है वह एपेक्स है, सुप्रीम है, अर्थात सर्वोच्च है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए माने आवश्यक ही नहीं, अर्थात कह सकते हैं कि नेसेसरी ही नहीं बल्कि कंपल्सरी है, अर्थात अनिवार्य। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। इनके अभाव में व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास अर्थात चतुर्दिक विकास या होल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार किस भाग में है संविधान के, तो मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है।
अनुच्छेद 12 से लेकर आपका 35 तक किया गया है, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिका से लिया गया, अर्थात ये मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। फिर आपका बीजी रामचंद्रन ने इस भाग को, यानी कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। ये आपका अगर पूछा जाए तो आपका जवाब रहेगा बीजी रामचंद्रन। मैग्ना कार्टा, मैग्ना मतलब बिग और कार्टा मतलब चार्टर। मैग्ना का मतलब बिग और कार्टा का मतलब चार्टर, यानी कि विलेख, यानी कि बड़ा विलेख। बड़ा विलेख यानी कि जिस दस्तावेज से या जिस डॉक्यूमेंट से हमें महत्वपूर्ण राइट मिलते हैं उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसका इतिहास बताया जाएगा। इस प्रकार मूल अधिकार ये पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार का मतलब ये हुआ कि अगर राज्य हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, ऐसी दशा में इसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं, प्रवर्तित करा सकते हैं, न्यायालय के द्वारा करा सकते हैं। और इसके लिए 2 अनुच्छेद संविधान में स्पष्ट दिए गए हैं, अनुच्छेद 32 और 226। अर्थात फंडामेंटल राइट के हनन होने पर सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। ये मूल अधिकार जो है ये कह सकते हैं इनके पीछे जो शास्त्री हैं वह न्यायालय का डिक्री, आदेश या रिटे हैं। अर्थात मूल अधिकार के पीछे न्यायालय का बल होता है।